जय हिंद बच्चों। एकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम से जुड़ी हुई क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा। और उसमें आप देखेंगे तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, -2 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, यानी बिंदु 1, -2 की एक्स अक्ष से दूरी पूछी गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया था कि पॉइंट, इफ एनी पॉइंट पी एक्स कामा वाई इज नोन, देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज मॉड वाई. It means P is a point x comma y, then its distance from x axis is mod y. Mod y means absolute value of ordinate, यानी y निर्देशांक का निरपेक्ष मान हमें लिखना है। तो यहाँ पर आप देखते हो इस पॉइंट 1, -2 का y कोऑर्डिनेट -2 है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब आप लिखेंगे तो -2 मीन्स mod -2 एंड mod -2 इक्वल टू 2। देयरफॉर the distance of this point from x axis is 2 unit. So option B is right. Second option सही है इसका। Now we have to see another question. Distance of the point -1, -2 from y axis is, बिंदु -1, -2 की y अक्ष से दूरी। तो again you know that the distance of a point px comma y from y axis is mod x. किसी भी बिंदु x कामा y की y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो आप x कोऑर्डिनेट का एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष मान लिखेंगे। निरपेक्ष मान का मतलब होता है अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो भी पॉजिटिव लिखनी है और नेगेटिव है तो भी मुझे पॉजिटिव ही लिखनी है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि पॉइंट -1, -2 कि बाई एक्सेस से डिस्टेंस पूछी गई है। तो आप देखते हो एक्स कोऑर्डिनेट जो कि -1 है, इसका हमें निरपेक्ष मान लिखना है और -1 की निरपेक्ष वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे आप देखते हैं किस ऑप्शन में 1 यूनिट लिखा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आप देखते हैं इसका सही विकल्प है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 4 फ्रॉम ओरिजिन इज, बिंदु -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी बिंदु x, y की आप जानते हैं क्या होगी, किसी भी पॉइंट x, y की ओरिजिन से डिस्टेंस OP इज √x² + y²। सो √x² + y² मीन्स √-3 whole square means 9 plus y² means 16. Overall it is √25 equal to 5 unit. तो यहाँ पे हम देखते हैं बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे पॉइंट इज गिवन -3, 4, so its distance from origin is 5 unit. Therefore option C is correct. Now we have to find the position of a point. हमसे पूछा गया है in which quadrant point 3, -4 lies. बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो जैसा कि आप जानते हो चतुर्थांशों के बारे में, ये चतुर्थांश होते हैं इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। इन फर्स्ट बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, इन सेकंड नेगेटिव पॉजिटिव, इन थर्ड नेगेटिव नेगेटिव एंड इन फोर्थ पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर आप अपने बिंदु को देखेंगे तो दिस पॉइंट इज 3, -4। 3, -4 में अगर आप देखेंगे तो प्लस माइनस की पोजीशन है, तो प्लस माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप कह सकते हैं कि बिंदु 3, -4 चतुर्थांश में स्थित है। तो ये आपके क्वेश्चंस का आंसर हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे आप इसके आगे बच्चों देखेंगे कि अगर कभी हमें 2 पॉइंट दे रखे हों -3, 4 और 4, 7 और हमसे कह दिया जाए इसका मिड पॉइंट बताओ,
तो आप जानते हो बिंदु x1 गामा y1 और x2 गामा y2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपान 2 गामा y1 प्लस y2 अपान 2 होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों पॉइंट x1 गामा y1 एंड x2 गामा y2 के फॉर्म में है। तो अगर इसका मिड पॉइंट हमसे पूछ दिया जाए यानी मध्य बिंदु, तो आप जानते हो x1 प्लस x2 अपान 2 मीन्स -3 प्लस 4 अपान 2 कॉमा 4 प्लस 7 अपान 2। इट मीन्स इट इज 1/2 comma 11/2. So 1/2 comma 11/2 be the midpoint of the line segment joining these 2 points. तो हमें फार्मूला यहाँ पे याद रखना है कि कभी दो बिंदु दिए जाएं x1 गामा y1 और x2 गामा y2, तो इनको मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपान 2 गामा y1 प्लस y2 अपान 2 होगा। सिमिलरली अगर कभी हमसे ये पूछ दिया जाए कि दो पॉइंट x1 गामा y1 और x2 गामा y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई पॉइंट m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करें तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। फॉर एग्जांपल दीज आर द 2 पॉइंट्स एंड देयर इज ए पॉइंट which divides the line segment joining these 2 points internally in the ratio m/n। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा x कोऑर्डिनेट mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n होगा कॉमा m/2 प्लस n/1 अपान m प्लस n होगा। तो ये आप देखते हो सेक्शन फार्मूला हुआ है इंटरनली का केस में। और यही अगर हमसे कह देता कि दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट m/n रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करे, यानी दो बिंदु x1 गामा y1 और x2 गामा y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n के अनुपात में बाह्यता विभाजित करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे, तो इसी फार्मूले में आप चेंज कर देंगे mx2 माइनस nx1 अपान m माइनस n कॉमा m/2 माइनस n/1 अपान m माइनस n। This is the formula for externally division and this is for internally division। तो ये तो फार्मूला हुआ, लेकिन अब देखना है प्रॉब्लम हमें कि कोई क्वेश्चन अगर हमें दे दिया जाए और हमसे पूछ दिया जाए कि पॉइंट 3 कामा 4 एंड -1 कामा 2 को ज्वाइन करने वाले रेखाखंड को 3:4 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजित करे। तो आप जानते हो जैसा कि फार्मूला मैंने बताया था mx2 मीन्स -3 प्लस nx1 दैट इज 12 अपान m प्लस n 3 प्लस 4 कॉमा m/2 मीन्स 6 प्लस n/1 यानी कि 16 upon 3 plus 4, so you see that it is 9/7 comma 22 upon 7। तो इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं कि अगर कभी दो पॉइंट्स हमें दिए जाएं और इनको इंटरनली यानी अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक पूछे तो इस प्रकार निकालेंगे। सिमिलरली अगर एक्सटर्नली कह देता तो इस फार्मूले को यूज करके रिजल्ट लिखा जा सकता था। अब हमें यहां पे ये देखना है कि कभी अगर हमसे ये कह दिया जाए कि दो पॉइंट्स हमें दिए जाएंगे और हमसे ये पूछ देगा फॉर एग्जांपल 3 कामा 4 एंड -1 कामा 2, आपसे पूछ देगा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को x एक्सिस किस रेशियो में बांटता है, या आपसे कह देगा विभक्त करता है। It means in which ratio x-axis divides the line segment joining these 2 points। x अक्ष अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जिस रेशियो में विभाजित करे वो ज्ञात करना है, तो आप याद रखेंगे x एक्सिस द्वारा विभाजित करने के लिए बाई कोऑर्डिनेट्स की रेशियो लिख देंगे, यानी कि -/1 अपान 2, जैसे कि x1/1 एंड x2/2 आर द 2 पॉइंट्स, और हमसे पूछ दे कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को x एक्सिस किस रेशियो में बांटता है, तो आप -/1 अपान 2 लिखेंगे।
और -/1/2 लिखने पे अगर ये वैल्यू फाइनली पॉजिटिव हो जाती है तो आप अंतःविभाजित कहेंगे। जैसे कि 3,4 और -1,2 को x एक्सेस की इस रेशियो में डिवाइड करता है तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू -/1 मीन्स 4 upon /2 means 2. So finally you get -2:1. माइनस साइन, अगर ये रेशियो नेगेटिव रहता है तो हमें आंसर एक्सटर्नली बताना होता है, यानी कि बाह्यता। इसका आंसर ये हुआ है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष 2:1 में बाह्यता यानी कि एक्सटर्नली डिवाइड करता है। और अगर यही हमसे ये रेशियो पॉजिटिव हो जाता तो आप इंटरनली यानी अंतःविभाजित बताते। जैसे इसी क्वेश्चन में कह देता कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बाई एक्सेस किस रेशियो में बांटता है तो आप रेशियो लिखें, रिक्वायर्ड रेशियो विल बी -x1/x2, यानी कि x अक्ष से यदि विभाजन का अनुपात पूछे तो आप बाई निर्देशांकों का नेगेटिव रेशियो लिखेंगे, और अगर बाई अक्ष द्वारा विभाजन के अनुपात पूछे तो आप x निर्देशांकों का ऋणात्मक अनुपात लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर बाई एक्सेस द्वारा विभाजित होने का अनुपात पूछे तो बाई एक्सेस मीन्स -x1/x2, इट मीन्स -3/-1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आप देखते हैं 3:1 आ गया। आइदर यू विल राइट 3:1, और अगर कभी इंटरनली या एक्सटर्नली लिख के आ जाए तो आप इसको इंटरनली यानी अंतःविभाजित कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बाई अक्ष 3:1 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है, और एक्स अक्ष द्वारा इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले अनुपात को पूछे तो आप बताएंगे x अक्ष इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है, इट मींस एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो ये तो आप देखते हो एक्सेस द्वारा दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के विभाजन का अनुपात हुआ है। यही अगर कभी हमसे ये कह दिया जाए, देखिए हम लोगों को जो भी चीज यहाँ सीखनी है हमें ना तो रटना है और ना ही जनरली बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं ट्रिक, और ये सब ट्रिक अपनी जगह है, कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन अगर फास्ट है, हमें टोटल नॉलेज है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कम समय में आंसर लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। जब तक किसी विषय की पूर्ण जानकारी नहीं होगी तब तक आप उसका आंसर विद इन टाइम नहीं निकाल पाएंगे। और ट्रिक ऐसी चीज है जिसको आप स्वयं सीख सकते हैं किसी के सिखाने के बजाय। जब बार बार उसको प्रयास करेंगे आप तो आपको अपने आप वो मेथड मिल जाएगा जो शॉर्टेस्ट होगा। जैसे किसी स्थान पे अगर हमें पहुंचना है तो आप जानते हो किसी ने अगर हमें एड्रेस बता दिया तो अगर उसने हमें एड्रेस समझा दिया तो हम एक बार वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा फिर आप जाएं तो हो सकता है पूछना पड़े। लेकिन 3-4 बार जब आप जाएंगे तो एक न एक दिन ऐसा आएगा हमें उस स्थान की स्थिति पता चल जाएगी। अब बात आती है कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, कौन सा हमें किस रास्ते से जाएं जिससे कम टाइम में पहुंचे, तो वो आपको किसी बताने से नहीं समझ में आएगा। जब आप 3-4 रास्तों से जाएंगे तब आपको स्वयं पता चल जाएगा कि किस रास्ते से जाने पर कम से कम समय लगता है। वही यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे मैथ्स में आप देखते हो हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि क्वेश्चन को देखते ही आंसर लिखते हैं। तो क्वेश्चन को देखते ही आंसर लिखने के लिए क्या करना होगा, हमें पहले तो हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और फिर उसको आप 3-4 बार लगाएंगे तो स्वयं आपको लगाने के बाद ही पता चल जाएगा कि किस मेथड से इसको लगाने पर कम से कम समय लगेगा। अब अगर हम बात करें तो आप जानते हो मैंने कुछ देर पहले आपको यहाँ सेक्शन फार्मूला बताया था, सेक्शन के बाद मिड पॉइंट फार्मूला। अब अगर कभी किसी कह दिया जाए हमसे, 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि किसी लाइन सेगमेंट का, सपोज ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, इसका एक एंड यानी कि सिरे एक निर्देशांक हमें दे दिए जाए -3, 4,
और हमसे इसका मिड पॉइंट दे दिया जाए 1,5 और आपसे पूछ दिया जाए बी के निर्देशांक बताओ, यानी कि किसी रेखाखंड के एक इंड या हम कह सकते छोर के निर्देशांक पता हो और उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट पता हो, तो दूसरे छोर के या दूसरे सिरे के निर्देशांक किस प्रकार निकाले जाएंगे। तो डायरेक्ट आपको क्या याद रखना है कि जो भी हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इनके डबल से जिस एंड के कोऑर्डिनेट्स पता है उनको सबट्रैक्ट कर देंगे। यानी अगर बिंदु बी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं तो इसका डबल करेंगे, यानी 1 का डबल 2, 2 से -3 सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो यू विल गेट 5। सिमिलरली 5 का डबल क्या हुआ 10, 10 से अगर 4 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट्स 5,6 आ जाएंगे। अब इसी को आप अगर देखें तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा अप्लाई करते, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर h, के। तो अगर आप h, के और -3, 4 का मिड पॉइंट निकालते तो h - 3/2, k + 4/2 आता, और ये आप एक बार h - 3/2 = 1 कर देंगे एंड देन k + 4/2 = 5 करेंगे तो भी हमें यही आंसर आएगा। तो अब इसको हम सिस्टमेटिक भी लगा सकते हैं इस मेथड से। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया है कि अगर कभी किसी रेखाखंड का एक सिरा हमें दे रखा हो, उस के मिड पॉइंट पता हो उस लाइन सेगमेंट का, और दूसरे सिरे के निर्देशांक पूछे, तो जैसा कि मैंने बताया कि मिड पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनके 2 टाइम्स यानी डबल से जो एंड हमें पता है उसके कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया है दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। और यही अगर हमसे कभी पूछ दिया जाए कि किसी ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हमें दिए जाएं और हमसे उसका सेंट्रॉइड पूछ दे, वी हैव टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। लेट ABC is a triangle with coordinates 1, 2, -3, 4 and 4, 6, और हमसे पूछ दिया जाए इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सेंट्रॉइड होता क्या है। तो आपको याद रखना है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज नोन एज सेंट्रॉइड, यानी कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु या मिलान बिंदु या संगमन बिंदु उस त्रिभुज का सेंट्रॉइड यानी केंद्रक कहलाता है। अब केंद्रक की डेफिनेशन में, सेंट्रॉइड की डेफिनेशन में मीडियन टर्म आया है यानी माध्यिका आई है। तो हमें माध्यिका के बारे में भी पता होना चाहिए। माध्यिका क्या होती है? शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता। फॉर एग्जाम्पल ये आप देखते ट्रायंगल है एक, इस ट्रायंगल में अगर वर्टेक्स ए को BC के मिड पॉइंट से मिलाया जाए, यानी इफ यू ज्वाइन वर्टेक्स ए विद मिड पॉइंट ऑफ BC देन यू गेट one median. Similarly, if vertex B is joined with the midpoint of BC, that is E, तो BE आप देखते सेकेंड मीडियन आएगी। and if the midpoint of ABF is joined with C, then CF is another median, यानी कि आपका थर्ड मीडियन। so the point of intersection of these medians is known as centroid। तो यहाँ पे पॉइंट G सेंट्रॉइड है। अब हमें यहाँ सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। If x1, y1, x2, y2 and x3, y3 are the vertices of a triangle, x1, y1, x2, y2 and x3, y3, if these points are vertices of a triangle, then its centroid G is x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ये आप देखते सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अब हमें जब ये फार्मूला पता होगा तो किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड हमसे सेंट्रॉइड पूछ दिया जाए तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, this + this + this/3, यानी 1 - 3 + 4, you will get 2। 1 - 3 + 4/2, 2 + 4 + 6/2। It means
1,6. So you see 1,6 is the centroid of the given triangle. No. Upon 3, therefore 2/3, 4 is the centroid of the given triangle. तो यहां से आप देखते हो कि के निर्देशांक हमें मिल जाएंगे. सिमिलरली बहुत से केस में कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे कभी किसी ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स दे रखे हों, और अगेन वी हैव टू फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि हमें त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों और त्रिभुज का केंद्रक पूछा जाए. फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे ABC is a triangle and the midpoint of whose sides are DEF with coordinates -1, 3, 4, 7, 5, -1, और आपसे कह दिया जाए इसका सेंट्रॉइड निकालो, यानी कि दिए गए त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक पूछे जाएं और हमें यहाँ पे त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हों. तो हमें याद रखना है किसी भी त्रिभुज का केंद्रक वही होता है जो उस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा. यानी कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी सेम एज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल DEF. यानी कि अगर हमें त्रिभुज ABC का केंद्रक निकालना है तो आप सीधे त्रिभुज DEF यानी कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का सेंट्रॉइड निकाल देंगे. और जैसा कि आप फार्मूला जानते हैं, x1 + x2 + x3/3 इट मींस -1 + 4 + 5. तो अगर आप देखेंगे ये 8/3, y1 + y2 + y3/3, तो आप देखते हो 9/3 यानी कि 3. दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल. तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु दिए गए हों और उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक पूछे जाएं तो आप सीधे उन भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाल देंगे. यही दिए गए ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा. उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ये समझ में आए होंगे. इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे. जय हिंद. आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और अवश्य करें. जय हिंद.